जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे। सबसे बड़ी खबर के साथ एक सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। बिलासपुर में राहुल गांधी की रैली, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बार फिर से बिगुल फूंकते हुए दिखाई दिए है। बताएंगे कौन कौन सा मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने दोस्तों। इसी के साथ में आखिरकार एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने औपचारिक तौर पर बीजेपी से किनारा कर लिया है। सनातन धर्म पर चल रही राजनीति के बाद बीजेपी को यह तगड़ा झटका लगा है। बताएंगे आपको पूरे राज्य भर के अंदर एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया है। यहाँ तक कि पटाखे बम फोड़े गए हैं दोस्तों। साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राजस्थान, जहां पर रैली के दौरान वसुंधरा राजे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी से वसुंधरा राजे अलग होने वाली है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। के साथ में हरियाणा के अंदर इनेलो की रैली में दिखाई दिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जल्द कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल। साथ आपको बताएंगे देवीलाल की जयंती से दूरी बनाकर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने लगे नीतीश कुमार, तो कई सारी थ्योरियां फैलाई जाने लगी, जिसके बाद तेजस्वी यादव की ओर से मीडिया और गोदी मीडिया पर पलटवार किया गया है। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों। और इसी के साथ में क्या बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी का बयान सोची समझी राजनीति के तहत कराया गया है। बताएंगे आपको आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए गए हैं कई सारे सवाल। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बड़े घोटाले की जानकारी सामने आ रही है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके का बीजेपी से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपने दम पर जिसने चुनाव लड़ी है उसी तरीके से इस बार भी 2024 के चुनाव में अपने खाते नहीं खोल पाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिलासपुर में राहुल गांधी ने आवास न्याय योजना सम्मेलन में शामिल होकर लोगों को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने 47,090 आवासहीन परिवारों और गरीबों के खाते में प्रथम किस्त की राशि का हस्तांतरण किया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना को लागू करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से राज्य में विकास की सारी बातें बताई गई है कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के लिए क्या कुछ कहा है। वहीं पर राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ओबीसी कितने हैं, बाकी वर्ग के लोग कितने हैं, जब ये आंकड़ा सामने आएगा तभी देश सबकी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएगा और आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की सरकारें अडानी की नहीं, देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, वंचितों और आदिवासियों की है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ट्रेन में सफर करते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ में मौजूद थे। राहुल गांधी ने जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात की है, उनसे चर्चाएं की है, लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई है, सिग्नेचर राहुल गांधी के लिए हैं। और इसके बाद उन्होंने रेलवे के हालात के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी आए दिन कोई ना कोई समाज के वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तकलीफों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली वर्ग के लोगों से मुलाकात की थी, उनकी तकलीफों को जाना था। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से सबसे बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट वाला राज्य है। यहाँ पर बीजेपी को कम से कम 10 से 12 सीटें जीतनी पड़ेगी अगर उसे फिर से सरकार बनानी है, क्योंकि भाजपा को नुकसान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में बीजेपी की स्थिति तमाम सर्वे के अंदर डामाडोल है। यानी बीजेपी को दक्षिण भारत के अंदर एक तो कर्नाटका में अपनी सीटें बचानी है, जिसके लिए बीजेपी ने जेडीएस से अलायंस किया है, और अब तमिलनाडु से भी कुछ सीटें जीतनी है। लेकिन डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान के कारण बीजेपी के लोग चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गए हैं। दोस्तों दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने द्रविड़ मूवमेंट को लेकर बयान दिया था, पेरियार को लेकर बयान दिया था, सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन जैसे ही ये टिप्पणी की गई बीजेपी के लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि तमिलनाडु की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति एक ही तरीके की होती है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर पेरियार के खिलाफ बोलने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी राज्य की राजनीति में टिक नहीं पाती। लेकिन बीजेपी के लोग खुलकर पेरियार के खिलाफ टिप्पणी करने लगे। यहाँ तक कि सनातन धर्म वाले मामले को लेकर कई जगह एफआईआर और तमाम तरीके की चीजें की गई, जिसके कारण द्रविड़ मूवमेंट वाले तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका एआईएडीएमके ने दिया है और अपने आप को भाजपा से अलग कर लिया है, क्योंकि बीजेपी की एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति एआईएडीएमके को सूट नहीं करती है, क्योंकि उनका खुद का वोट बैंक द्रविड़ राजनीति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाब दिए हैं, जो रिस्पॉन्ड दिया है, इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी उदयनिधि स्टालिन के ट्रैप में फंस गई है और अब उसे अपने गठबंधन सहयोगी से हाथ धोना पड़ा है। एआईएडीएमके के बिना भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एक सीट भी बमुश्किल जीत पाएगी, यह बात तो तय है। और तमिलनाडु में बची कुची बीजेपी की उम्मीद को यह सबसे बड़ा ठेस पहुंचा है। आलम यह है कि एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने जैसे ही गठबंधन तोड़ने की जानकारी मिली, पूरे राज्य भर के अंदर जश्न मनाना शुरू कर दिया, दफ्तरों में पटाखे चलाए जाने लगे, जो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि एआईएडीएमके के कार्यकर्ता दबी जुबान में बीजेपी से अलग होने की बातें अपने नेताओं को कह रहे थे। लेकिन उनके नेता, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वो चाह रहे थे कि बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हो तो ही ठीक रहेगा। लेकिन अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में ये जो फैसला लिया है, इसके बाद एआईएडीएमके का ग्राफ बढ़ना तय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उठ पाना लगभग असंभव है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एआईएडीएमके ने बीजेपी से अलायंस तोड़ लिया,
तमिलनाडु में, इससे पहले अकाली दल, शिवसेना, यूबीटी, जनता दल यूनाइटेड और अब एआईएडीएमके यानी 2019 में जिन पार्टियों ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, एआईएडीएमके, ये चारों 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं रहने वाली है। इसका सीधा मतलब ये है और सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2019 के मुकाबले और ज्यादा कमजोर हो गई है क्योंकि उसके अलायंस पार्टनर उसे छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों एक तरीके से परसेप्शन भी ऐसा ही बन गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के सामने अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए 38 पार्टियों का गठबंधन दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो परसेप्शन भी पूरी तरीके से टूट गया है। साथ साथ शिमला के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, झड़प करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस वालों की ओर से कार्रवाई की गई है। बीजेपी के नेताओं को जमकर पीटा गया है। बीजेपी के विधायक डॉक्टर जनक राज के सिर पर पुलिस का डंडा भी लगा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मामले को सदन में उठाया है और पुलिस के इस व्यवहार की निंदा की है। साथ साथ दोस्तों हाई वोल्टेज रैलियों का दौर बीते दिन रहा, जब भोपाल, जयपुर से लेकर बिलासपुर में और रायपुर के अंदर जबरदस्त रैली देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर थे, राहुल गांधी बिलासपुर में थे, रायपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी थी, यानी जगह जगह रैलियां, रोड शो चल रहे थे। हरियाणा के अंदर भी उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल चौटाला के परिवार के सदस्यों ने रैली का आह्वान किया था, जिसमें इंडियन नेशनल लोक दल और इंडिया गठबंधन की कई सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हुई थी। दोस्तों हरियाणा के कैथल के अंदर अनाज मंडी में इनेलो के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर विपक्ष के कई नेता मंच पर दिखाई दिए। विपक्ष के नेताओं ने अपील की है कि बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पर आना जरूरी है। टीएमसी के नेता इस दौरान मौजूद रहे। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जुमला बताते हुए निशाना साधा गया। फारूक अब्दुल्ला ने विपक्षी नेताओं को एक साथ मंच पर आने की अपील की। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी को भेजा गया था। नीतीश कुमार और खड़गे इस रैली में मौजूद नहीं थे। राज्य स्तरीय समारोह के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जबकि आईएनएलडी की बड़ी रैली इसी दिन चल रही थी और इसके बाद तमाम तरीके के मीडिया के अंदर अफवाहें फैलाई जाने लगी कि बीजेपी के करीब जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन दोस्तों दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के कई सारे नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को वो सपोर्ट करते हैं, जो एकात्म मानवतावाद की बात करते थे, और अटल जी की जमकर तारीफ भी करते हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस तरीके के मामले को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर अब मीडिया में जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी को हटाने का प्रण लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछा गया कि क्यों नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल हुए हैं, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में नो एंट्री है। दरअसल दोस्तों इनेलो की रैली के दौरान एक नया नजारा देखने को मिला। हरियाणा के अहीरवाला क्षेत्र में अपना दबदबा मनवाने वाले बीरेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। चौधरी बीरेंद्र की मौजूदगी से यह बात तो तय हो चुकी है कि अब वो इंडिया गठबंधन के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में एक ये तगड़े झटके के तौर पर जाना जा सकता है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर के अंदर रैली करने के लिए मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर मौजूदगी के दौरान भाषण दिया। बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोगों ने की, लेकिन एक बार भी वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठी रही पूरे रैली के दौरान, लेकिन उन्हें बोलने का मौका एक बार भी नहीं दिया गया, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई है कि बीजेपी के लोग अब खुलकर वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करने लगे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आज से वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी पदयात्रा पर निकलने जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को तगड़ा झटका आने वाले दिनों के अंदर देंगी। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा यूपी में इंडिया जीतेगा, सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। मीडिया से बात करते हुए उनकी ओर से ये टिप्पणी की गई है। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्हें चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को देनी चाहिए थी। राहुल गांधी तो सर्वमान्य नेता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं बल्कि मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वो देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ओवैसी को समझना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, उनको प्रधानमंत्री को चैलेंज करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का जो रवैया है वो सही नहीं है। संविधान कानून नियम की धज्जियां उड़ाकर ये संसद चलाते हैं। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी 2004 से ही हैदराबाद से चुनाव जीत कर आते हैं। उनके चुनाव जीतने के कई सारे बड़े कारण है, जिसमें पहला बड़ा कारण यह है कि वो लोकल लीडर है, तो उनको अच्छा खासा सपोर्ट है और 45% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र के कारण ओवैसी परिवार के कारण उनको अच्छे खासे वोट भी मिल जाते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि बीआरएस पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं उतारती। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के बीच में जाकर वोट मांग भी नहीं सकती और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना बनने के बाद काफी कमजोर इस सीट पर हो गई थी, लेकिन अब रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है और 2024 के चुनाव में हो
हो सकता है कांग्रेस का कैंडिडेट AIADMK को यहाँ पर जबरदस्त टक्कर दे दे। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि इस तरह के शब्द केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक तय रणनीति के तहत सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों रमेश बिधूड़ी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से राय दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता का मानना है कि रमेश बिधूड़ी इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे तो बीजेपी के 2 वरिष्ठ सांसद उनके पीछे बैठकर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अलग अलग बीजेपी के सांसद उनके यानी बिधूड़ी के समर्थन में आए हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये बात साफ है कि पूरी बीजेपी रमेश बिधूड़ी के साथ में है और अब ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के अध्यक्ष को लेटर लिखकर बीएसपी के सांसद दानिश अली के बयानों की जांच कराने की मांग की है, यानी उल्टा दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही है। साथ साथ दोस्तों जननायक जनता पार्टी जो पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल का जन्म जयंती मना रही थी, उन्होंने हरियाणा की जगह ये जन्म जयंती राजस्थान में मनाने का फैसला लिया है। राजस्थान के सीकर के अंदर 110वें बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे, उनकी पूरी टीम मौजूद रही। कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान के अंदर भी अब जाट राजनीति को लेकर कई सारे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी कहीं न कहीं हरियाणा के बाद अब राजस्थान के अंदर भी अपनी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इससे पहले राजस्थान की राजनीति में कई सारे जाट नेता उभर कर आए हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल से लेकर ज्योति मिर्धा का नाम है। हो सकता है यही बड़ा कारण है कि जननायक जनता पार्टी अपना विस्तार करने के लिए राजस्थान में जन्म जयंती मना रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार के सामने सीएम आवास में भिड़ गए ललन सिंह और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी, इसे लेकर मीडिया में दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से कोई औपचारिक बातें नहीं की गई है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा में जिस तरीके का जन सैलाब उभर कर सामने आ रहा है दोस्तों, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा की कुछ तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेश पचौरी अपनी यात्रा 7वें दिन केवलारी लेकर पहुंचे, जहां पर भारी भीड़ देखने को मिला। गंधवानी में भी जन आक्रोश यात्रा में जोरदार जन समर्थन देखने को मिला। गंधवानी वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस पार्टी की अभी वर्तमान में एमएलए है, लेकिन ये ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति इस तरीके का रुझान कहीं न कहीं राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे और शुभ संकेत है। साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। जब मोदी गारंटी है तो वो जमीन पर उतरने वाली गारंटी होती है, घर घर पहुंचती है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस पार्टी एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियां हर चीजें कांग्रेस पार्टी आउटसोर्स करा रही है, यानी बाहर से मंगवा रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये बातें क्यों बोलनी पड़ी है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में अपना कैंपेन लॉन्च किया है, नारे लॉन्च किए हैं और जिस तरीके से एक अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक मशीनरी की तरह काम की है, बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव यही सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। दोस्तों साथ साथ राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सामने आई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राहुल गांधी ट्रेन में खड़े हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के अंदर एक मुस्लिम बच्चे को पीटे जाने के मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लोग एक क्वालिटी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को उसके धर्म के आधार पर दंड दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं, यूपी पुलिस से सवाल पूछे हैं। मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को स्लैपिंग का जो मामला था उससे जुड़ा हुआ ये अपडेट है। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना के अंदर पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि मुख्यमंत्री केसीआर से वेलम्मा कम्युनिटी के अलावा कोई भी कम्युनिटी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। यानी केवल एक ही कम्युनिटी है जो केसीआर की सरकार से संतुष्ट है और वो वेलम्मा कम्युनिटी है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो जाएगा। साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर किसानों का डेलीगेशन लौटा है। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का महापंचायत लखनऊ के अंदर हुआ था। बड़ी संख्या में लोग देखे गए थे। किसानों ने नारेबाजी भी की थी और गन्ना मूल्य के साथ साथ तमाम मामलों पर योगी सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी। और ऐसे में 5 केडी सीएम आवास पर किसान नेताओं ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके लौटे किसानों ने जानकारी दी है। बोले गन्ना मूल्य बढ़ाने पर सहमति बन गई है, किसान ग्रामीणों की बिजली जल्द अलग होगी, नलकूप की बिजली माफ की कार्रवाई की जाएगी, सत्र से पहले गन्ना मूल्य भुगतान पर सहमति बनी है, हमारी सारी चीजें सॉर्ट आउट की जा रही है, मांगों को जल्द माना जाएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी शासित राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। जनता दल सेकुलर छोड़कर लौटे नेता से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने राजस्थान के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन देथा और बसंत हरियाणा से भेंट की है और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की संभावनाओं पर बात की है। अर्जुन देथा जातीय जनगणना के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जनता दल में काम किया, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़े, बाद में जनता दल सेकुलर में शामिल हुए। जनता दल सेकुलर के एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने जेडीएस छोड़ दी है।
है और अब सपा के नेताओं से उनकी बातचीत जारी है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि सपा राजस्थान में इस बार चुनाव में पूरी तैयारी के साथ भाग लेने जा रही है। लोगों ने सपा के प्रति काफी रुझान दिखाया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर भी पार्टी तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव 27 सितंबर यानी कल मध्य प्रदेश के रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकते हैं और अभी वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है। साथ साथ दोस्तों, हिमाचल कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रीमती डॉली शर्मा ने मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत आरक्षण के विरोध में टिप्पणी की है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से जो महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि जब महिला आरक्षण को 2024 के चुनाव में लागू किया जा सकता है, अभी के असेंबली सीट में लागू किया जा सकता है, तो अगले जनगणना का इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। 2026 में जनगणना होगी और पता नहीं कब जाकर महिला आरक्षण लागू होगा, तो क्यों महिलाओं को इतना इंतजार करवाया जा रहा है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की महिला प्रवक्ताओं ने जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दोस्तों, साथ साथ शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। स्पीकर बोले, कहा सुनवाई में जल्दबाजी नहीं होगी। उद्धव गुट की मांग है कि सभी याचिकाओं को क्लब करके एक साथ सुना जाना चाहिए। दरअसल स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहुंचे थे और कहा गया था कि स्पीकर मामले को टालने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि आप जल्द कार्रवाई करिए, इतना इंतजार नहीं करवाया जा सकता। दरअसल दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि स्पीकर हौले हौले काम करना चाहते हैं ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव आ जाए, महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए और उसके बाद इस बात का कोई औचित्य ही नहीं रहे कि किस विधायक को सस्पेंड किया गया है। साथ साथ दोस्तों, तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने केटीआर के काफिले के सामने जाकर प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराए गए हैं। दोस्तों, हैदराबाद के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जोरदार प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है। केसीआर की पार्टी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार मोर्चा खोला है। साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी से कावेरी वाटर डिस्प्यूट मामले पर हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों, 2024 के चुनाव के मद्देनजर कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार लगातार मांग कर रही है कि कर्नाटका राज्य को तमिलनाडु के किसानों के लिए और पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि कर्नाटका से कावेरी नदी निकलती है और बाद में तमिलनाडु जाती है, तो कर्नाटका में कई सारे डैम बनाए गए हैं जिससे पानी को स्टोर किया जा रहा है और अगर पानी स्टोर कर्नाटका में हो जाएगा तो तमिलनाडु को नहीं मिलेगा, जिसके कारण दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां कर रही है। खासकर पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से टिप्पणियां की जा रही है। जेडीएस ने इस मामले को उठाया है, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर पानी के कारण किसानों को समस्या हो रही है, जेडीएस का वो क्षेत्र माना जाता है। वोकलिका समुदाय के लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। साथ साथ दोस्तों, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आदरणीय मोदी जी, जान ले, अंग्रेजों से लोहा ले और देश की लहू की कुर्बानी दे, ये कांग्रेसी फौलादी तैयार हुए हैं। ये रुकने वाले नहीं है, ना जुमलों के महाकुंभ से रुकेगा, ना झूठ के बालू पर बनाए गए प्रपंच से। काश कुछ बात शिवराज के नाम और काम पर कहने की हिम्मत दिखाते तो मध्य प्रदेश की जनता जन आक्रोश के बारे में आपको बता देती। साथ साथ कर्नाटका में कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध तेज हुआ है। कन्नड़ संगठनों की ओर से 29 सितंबर को राज्य भर के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन की जानकारी दी गई है। पूरे राज्य में विरोध की बातें कही गई है। साथ साथ दोस्तों, सुभाष गर्ग जो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की तुलना पैसों के ढेर पर बैठे सांप से की थी। इस पर अभी तक बीजेपी के नेताओं की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। आप लोग इसके पीछे क्या कुछ समझते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शादी के कार्यक्रम को लेकर एक बड़े घोटाले की जानकारी आई है, यानी सरकार के द्वारा कराए जा रहे शादी के कार्यक्रम में घोटाला हुआ है। फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ी कन्या विवाह योजना। सरकारी बाबुओं, दलालों और ठगों के द्वारा कागजों पर कार्रवाई की गई, कागजों पर शादियां करवाई गई, फर्जी तरीके से शादियां दिखाई गई है और जमकर पैसा लूटा गया है। जिनकी शादियां हुई है वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। पहले से शादीशुदा लोगों को दोबारा से शादी करवाकर पैसे लूटने का ये पूरा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की ये बड़ी अपडेट है। दोस्तों, देखते हैं इस पर योगी सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता, और क्या तथाकथित मीडिया जो जगह जगह ये दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, क्या इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत जुटाएंगे। साथ साथ एक संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के विकल्पों को लागू करने के पहले हितधारकों से चर्चा करने की सलाह दी है। यानी जो मोदी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, उसके माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है तो 4 साल के ग्रेजुएशन को पहले साल में छोड़कर कुछ समय का ब्रेक ले सकता है और उसके बाद अगले साल के एग्जाम देकर उसे पास कर सकता है। ऐसे 4 साल के लिए जो ग्रेजुएशन के पेपर देने पड़ते हैं उसे वो कई सालों तक दे सकता है। जब उसका मन करे वो एग्जिट कर जाए, जब मन करे दोबारा से एंटर कर जाए और एग्जाम लिखकर पास हो जाए। यानी इस तरीके की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसे लेकर संसदीय समिति का मानना है कि इससे कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को पहले पूरे मामले पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों, हमें तो लगा अगले साल का कैलेंडर है। सत्येंद्र जैन के लेन देन वाले रंगीन चार्ट
को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि कोर्ट ने राहत के साथ उन्हें कुछ नसीहत भी दी है। कहा है कि ट्रायल में सहयोग करे। कोर्ट ने साफ किया है कि लंबित जमानत प्रक्रिया का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग केस को लटकाने के लिए ना किया जाए। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों जुड़े हैं जैसे दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।